हमारा चेयरमैन था जिसने पहले दिन कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट है। हमने कोशिश की 2 साल कि किसी तरीके से जमहूरियत बचे, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। मेरी ये आप दोस्तों को हिदायत होगी कि आप इस एपीसी में कोई लाए अमल तय कर लें। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज़ की आवाज़ में हम जीतेंगे। तो जीत किसकी होती है और हार किसकी होती है ये तो वक्त बताएगा। ऑपोजिशन की तमाम गुफ्तगू आपके सामने मौजूद है, हुकूमत का मौक़िफ़ भी हमारे सामने आ चुका है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ कराऊँ। मेरे साथ तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। इसके अलावा तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी से भी मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे। तलाल चौधरी साहब, बड़ी कम्प्रीहेंसिव आज आपकी पूरी ये एक्सरसाइज रही। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी इसमें आ गए, बातचीत भी हो गई, आपका मौक़िफ़ भी सामने आ गया। लेकिन सवाल सबसे पहला यही है कि आपकी तमाम ही लीडरशिप तकरीबन किसी न किसी केस में मुलव्विस है। आप तहरीक की बात कर रहे हैं, फाइनल मरहला आएगा जनवरी में जाकर। जनवरी तक तो क्या कुछ बदल चुका होगा, ये केसेस चलेंगे, ना जाने कौन कौन अंदर होगा। यकीन भी है कि ये सब कुछ आप कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले आज के दिन की जो सबसे अहम बात है वो मियाँ नवाज शरीफ की एक लैंडमार्क स्पीच है, जो कि पाकिस्तान की 70 साल की जो तारीख़ थी और पाकिस्तान के 70 साल में पाकिस्तान वो अपने अहदाफ और मकासद में क्यों नाकाम हुआ, उसकी पूरी की पूरी तस्वीर कशी की गई है। किसी तरफ भी चले जाए, मैं इस वक्त भी एक रूरल साइट पे मौजूद हूँ, जहाँ पर किसी गांव में मैं आज अपने लोग उनकी तकरीर को जिस तरह सराह रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो तारीख का हर सच उसमें बोला गया है जो पहले नहीं बोला जाता था। और मेरा ख्याल ये है कि अब निशानदेही कर दी गई है और ये भी वार्न भी कर दिया गया है कि हर कोई अपने आईनी दायरा कार में रहे, और अगर कोई अपने आईनी दायरा कार में नहीं रहेगा तो अब ये ना पाकिस्तान 70 साल से इसी वजह से आगे चल रहा है और ना अब हम पीछे हटेंगे। ये हुकूमत उसी तरह का एक तजर्बा था। तो इसमें यह भी तो कहा जाता है कि 35 साल तो जी आप लोग हुकूमत में रहें, तो आप लोग भी तो अपनी जिम्मेदारी लें, उसकी भी माजरत करें, माफ़ी मांगे, जो गलतियाँ होंगी, जो खामियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, पहले उसकी माफ़ी मांगे, फिर दूसरे को मोरिद इल्ज़ाम ठहराएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो हम 35 साल हुकूमत में जो कहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ पूरी अपनी 9 साल हुकूमत, वफाकी हुकूमत में, वो टोटल उनके 9 साल भी नहीं बनते। वो तकरीबन 2-2, 2.5 साल के 2 टेनोर हैं और उसके बाद तीसरा टेनोर उनका तकरीबन 4 साल का है। उस 9 साल में पाकिस्तान को क्या क्या मिला है? में रहे, वज़ीर आला पंजाब रहे, तो वो भी तो इस सिस्टम का हिस्सा रहे ना। मैं आ जाता हूँ। नवाज शरीफ जितनी देर भी रहे, आज पाकिस्तान के 70 से 80% प्रोजेक्ट, वो सीपेक से लेकर एटमी धमाके तक, हवाई अड्डों से लेकर सड़कों तक, ये बिजली के कारखानों से लेकर, और वो आप इकोनॉमी की बेहतरी तक, वो मियाँ नवाज शरीफ ही का नाम लगता है। हम तो पूछते हैं कि उसके अलावा जो रहे और हमारे खिलाफ जितनी देर हम इक़्तिदार में रहे, आपने कभी देखा कि उसमें साजिशें किस तरह हुई? मियाँ नवाज शरीफ ने आज निशानदेही की, बलूचिस्तान असेंबली किस तरह टूटी, धरने किस तरह हुए, किस तरह हमारी टांगें खींची गई। यानी जब हम इक़्तिदार में आते भी हैं तो फिर स्टेट विद इन स्टेट का जो मामला है वो चलता है। ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चल रहा। पहली मर्तबा मेरी बात सुनिए, कोई एतराज नहीं, आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक, ऐसा होना चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूं कि आपको अपनी गलतियों की माजरत करनी चाहिए। आज अगर आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं तो भूरबन किसे याद नहीं है? भूरबन में क्या कुछ हुआ, एतराफ़ हो चुका, केसेस चल चुके, लोग सामने आ चुके। अब क्या आपके दौर में नहीं कहा जाता रहा है कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पर है, हम एक साथ हैं? तो ये सिस्टम इसी तरह से चलता रहा है मुल्क का, जैसे आज चल रहा है। आज आप सिस्टम में मौजूद नहीं है तो आपकी अपोजिशन यानी हुकूमत में मौजूद लोग ये कह रहे हैं आप आज सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो आपको इसलिए ये सिस्टम आज बुरा लग रहा है। देखिए, ये मामला बिल्कुल ये मामला नहीं है। एक तो हमने ट्रुथ कमीशन जो है वो बनाने का ऐलान किया है, जहां हमारी गलती होगी हम मानेंगे और आइंदा वो ना गलती करने का दोहराएंगे कि आइंदा ये गलती हमसे नहीं होगी। मगर आप ये देखें
कि इस मुल्क को आइन दिया, वो भी सियासतदान ने दिया। इस मुल्क को जितने तरक्याती प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तारीख के, जो किसी भी सड़क से लेके किसी भी हवाई अड्डे से लेकर और वो मेगा प्रोजेक्ट है, वो सियासतदानों ने दिए। जब भी देखिए ना, मामला ये, हमने बहुत कुछ दिया और उसके बावजूद दिया कि बेशुमार साजिशें हुई। यानी जब कोई सिविलियन हुकूमत आती है तो उसको चलने ही नहीं दिया जाता। उसको आप कभी डॉन लीग्स में धकेल देते हैं, कभी धरनों में डाल देते हैं, कभी बलोचिस्तान असेंबली गिरा कर उसे आप क्या कहते हैं कमज़ोर करते हैं। गुजारिश ये है, ये सारे मामलात जो हैं ये अब नहीं होने चाहिए। ये मुल्क नहीं चल रहा। देखिए 70 साल में ये मुल्क नहीं चला, मुल्क टूटा है। और उसके बाद ये तमाम काम अगर हमने अभी भी नहीं सीखना और अभी भी आगे बढ़ने के लिए हमने वो इकदाम नहीं करने, पाकिस्तान लिया क्यों था कि गरीब को रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, सेहत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। मुझे ये मगर मेरा सवाल आपसे फिर एक मिनट, मैं आखिरी बात कर रहा हूं। देखिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, उनकी हुकूमत के खात्मे में आपने किरदार अदा किया, उन्होंने आपकी हुकूमत के खात्मे में किरदार अदा किया। फिर आपने 2006 में आकर COD साइन कर लिया। COD साइन करने के बाद फिर जब इख्तिदार में आए तो फिर नवाज शरीफ साहब काला कोट पहनकर कोर्ट में चले गए। फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत को डीरेल करने की आपने कोशिश की। आज जब आप इख्तिदार में नहीं है तो आप ये बातें कर रहे हैं, तो पहले तो उन तमाम चीजों की माजरत करनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए ना। मैंने आपसे कहा ट्रुथ कमीशन बना दिया गया है, ठीक है, जहां पर हमसे गलती हुई होगी हम मानेंगे। मिसाक के जो जमहूरियत था उसमें तकरीबन 70 to 80% अमल हुआ। हाँ, कुछ चीज़ों पे अमल नहीं हुआ। आज हमने उसको भी डाला है कि उस पर दोबारा रिव्यू किया जाएगा, नया मिसाक जमहूरियत किया जाएगा। और मैं आपसे मैं अर्ज क्या कर रहा हूं, जरा वो सुने। ये पाकिस्तान नहीं चल रहा तजर्बों से। पाकिस्तान की तहरीक का सबसे नाकाम तजर्बा तब्दीली का तजर्बा हुआ। गरीब की रोटी छिनी, पाकिस्तान से कश्मीर छिना, पाकिस्तान की इज्जत छिनी, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ। मुझे ये बताइए, ये 22 करोड़ लोगों की जिंदगियों से कब तक हम खेलेंगे? ये पाकिस्तान ऐसे नहीं चलेगा। और खुदा के लिए, इसीलिए हमने आज ये भी कहा है, वो भी आप कहें कि हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट भी शाया कर दी जाए। ये भी मियाँ साहब ने कहा है। आए सब अपने गलतियां माने, आए सब अपनी गलतियां तस्लीम करें, आए सब आइंदा ना गलती करने दोहराने को ये इरादा करें। आए 22 करोड़ के इस पाकिस्तान को पाकिस्तान वो कायदे आज़म का बनाए। आए वो पाकिस्तान, यानी ये वो रियासत है, इसने रोटी रोजगार तो क्या देना, ये जो वोट है वो भी चोरी हो जाता है। क्या रियासत रियासत तो अमानतदार होती है, रियासत तो हिफाजत करती है, वोट की हिफाजत भी ये रियासत नहीं कर सकी। हमें एक कामयाब रियासत बनना है, उस वक्त ही बन सकते हैं जब आइन पर अमल होगा। में एक बात ये आती है कि सियासी कुव्वतें स्पेस छोड़ती हैं, जब वो स्पेस छोड़ती हैं तो वो स्पेस किसी ना किसी को फिल करना होता है। और मुझे ये बताएं, ऑनेस्टली आप बाशऊर बड़े काबिल सियासतदान हैं और आप हमेशा सुलझी हुई बात करते हैं। मुझे दिल पे हाथ रख के बताएं कि क्या ये मुमकिन है किसी भी मुल्क में कि आप एक बैलेंस कायम किए बगैर मुल्क का निज़ाम ज़िंदगी या मुल्क का निज़ाम चलाने की बात कर सकते हैं? एक बैलेंस कायम किए बगैर यहाँ पर वन वे ट्रैफिक मुझे चलता नज़र आ रहा है, यहाँ पर वन वे कोई बैलेंस कायम होता नज़र नहीं आ रहा आज की गुफ्तगू में। मैं ये दिल पे हाथ रख के एज ए पाकिस्तानी कसम खाता हूँ, हम आईने पाकिस्तान के अंदर जो दायरे दिए गए हैं हम उसके अंदर रहकर अदारों को मजबूत करना चाहते हैं। अदारों को वो काम करें जिसके लिए अदारे बनाए गए हैं, और हम ये काम, और मैं आपको ये बता दूं, इसके बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। मुझे ये बताइए, मैं एक पाकिस्तानी जब सोचता हूं कि वो बांग्लादेश जो हमसे अलहदा हुआ था, आज उसके रिजर्व्स कितने हैं? आज यहाँ कहा जाता था कि तुम 1 टके के आदमी नहीं, ये मुहावरा था। आज टका जो है वो रुपए से ज्यादा ताकतवर है। मैं वापस आपके पास आता हूँ। मेरे सदाकत अली अब्बासी साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया। सदाकत अली अब्बासी साहब, पूरा एलामिया हमारे सामने मौजूद है और इसमें एक रिकन्सिलिएशन की बात की गई है। इसमें मुफाहमत भी मुमकिन है अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएं और इन तमाम चीज़ों को, क्योंकि 11 अपोजिशन की जमातें एक साथ बैठी हैं और एक तवील उनकी फहरिस्त मौजूद है, उनके एतराज़ात मौजूद हैं, तो मुफाहमत ज़्यादा बेहतर है, बात टेबल पर होना ज़्यादा बेहतर है, जाए ये कि अपोजिशन सड़कों पर आए, एहतजाज करे और मुल्क में जो अफरा तफरी है वो फैले। क्या प्रेफर करेगी आपकी हुकूमत? क्या रिस्पॉन्ड क्या होगा आपकी हुकूमत का इस पर?
शुक्रिया। आपने जो बात की रिकन्सिलिएशन की, ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की, दुनिया में इसकी तारीखें हैं। तो वो पहले सच बोलना पड़ता है, गलतियां माननी पड़ती हैं और फिर उस पे बात करना पड़ती है। ये मेरे भाई दिल पे हाथ रख के बता रहे थे। इनसे पूछें दिल पे हाथ रख के, आप वो ज़र बाबा और 40 चोर कौन लोग थे? जब पीपल्स पार्टी ने 5 साल हुकूमत की तो उस पे आखिर में आपने क्या कहा था इनके बारे में? और आप बिल्कुल सच बोल रहे थे उस वक़्त। और जब आपकी 5 साल की हुकूमत थी तो बिलावल साहब ने क्या कहा था, जरदारी साहब ने क्या कहा था। आज जब इकट्ठे बैठे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ख्याल तो आया होगा कि आज आप पाकिस्तान को बनाने की बात करते हैं। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जिस तरह आप पहली दफ़ा हैं। आप लोगों ने 40 साल इस मुल्क में हुकूमत की है, 70 सालों में 40 साल आपके पास हैं। आपने इस मुल्क को क्या दिया? किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पे असासे बियॉन्ड मीन्स, लंदन के महल, सरे के महल, कौम को भूले हुए। हम आपको कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते। आप सिर्फ ये करें मसूद, इनको पिछले 5 साल अपनी दोनों हुकूमतों पे जो इनके बारे में इल्ज़ामात हैं हुकूमतों के बारे में, वो सिर्फ सुना दें, उस पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन करते हैं। सारा पैसा वापस लेके आएँ, मुल्क के ख़जाने में जमा कराएं। हम आपके साथ जो कहेंगे बैठ के सारा करने के लिए तैयार हैं। तकरीबन 300-400 अरब रुपए के केसेस आप पे हैं, आप वो जमा कराएं ख़जाने में। पाकिस्तान में जो महंगाई है वो कम हो, जो आपने बिजली के मुआहदे किए महंगे, उसके जो आपने कमीशन लिए वो भी सरेंडर करें। हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। वरना ये जो आपका 29 पॉइंट या 26 पॉइंट आपने दिए, इससे पहले मसूद इन्होंने हमें 34 पॉइंट दिए हैं पार्लियामेंट में, जिसमें क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग को ख़त्म कर दें, उसको करप्शन ना कहें, एहतसाब बिल से ख़त्म कर दें, 90 से पहले जितनी करप्शन हुई है उसको ख़त्म कर दें, 1 अरब रुपए। तो ये है ना, ये आप रिकन्सिलिएशन आ जाए, आप पैसे वापस लाएं, हम आपके साथ बैठ जाते हैं। मामलात बहुत उलझते चले जा रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी ना हो, एक इफ़हाम व तफ़हीम की फ़िज़ा हो। देखिए ये जो बात कर रही है अपोजिशन, ये बात अदालतें भी करती रही हैं, तकरीबन हर फोरम पे ये बात होती रही है कि मुल्क में, आपके खुद वज़ीर आज़म साहब कहते रहे कि एहतसाब का इदारा मुनासिब काम नहीं कर रहा, इसमें बेहतरी की गुंजाइश है और बेहतरी की ज़रूरत है। अगर वहाँ से तजावीज़ आती हैं तो आप भी अपनी तजावीज़ दें, बैठे मिले, बात ख़त्म करें, इस मसले को हल तो करना है किसी ना किसी को। तो रैशनल रहना चाहिए इस मामले पर। मेरे ख्याल में बिल्कुल मसूद, लॉजिकल बात अगर करेंगे तो उसका लॉजिकल जवाब है बिल्कुल एहतसाब में खामियां हैं। एहतसाब के प्रोसेस को ठीक करना है। हुकूमत और अपोजिशन बैठने के लिए तैयार हैं। ये जो अदालतों की आप बात करें, अदालतें भी कह रही हैं, लेकिन मियाँ साहब को ये जो जहाँ से आज बैठ के वो तकरीर, जिस महल से तकरीर कर रहे थे लंदन फ्लैट से, उसके बारे में तो अदालतें उज़्मा ने उनको कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अदालतें उज़्मा ने उनका कतरी ख़त बाहर निकाल के फेंका है। अदालतें उज़्मा ने कहा कि वो ट्रस्ट डीड झूठी है। अदालतें उज़्मा ने कहा कि उन्होंने उस बारे में सारा झूठ बोला है, हमने तो नहीं कहा। और जितने मियाँ साहब पे केसेस हैं वो 90% इनके अपने दौर के बने हुए। तो वो ठीक है आपकी बात कि प्रोसेसेस खामियां हैं, इदारों में भी खामियां हैं, हम सब ने ठीक होना है। लेकिन उसके ठीक होने के लिए अभी एकदम से 2 साल में वो क्या इनकलाब आ गया है। आप 30-35 साल 40 साल अपनी हुकूमत की, ये मुल्क डूबता रहा। अभी 2 साल में आपके पास वो कौन सी गिद्दड़ सिंगी आ गई है कि आप वो फिट करेंगे। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है और हमें ब्रेक 5 के साल बाद के लिए वापस आकर इस पर बात करते हैं कि क्या हुआ 2 सालों में। इस पर नवाज शरीफ साहब ने भी बात की है, इस पर जरदारी साहब ने भी बात की है, इस पर बिलावल साहब ने भी बात की है, शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की है कि 2 साल में क्या हुआ, मुल्क की मईशत कहां गई, नौकरियां कहां गई, क्या कुछ हो चुका है इस मुल्क में। इस पर ही बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मेरे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब और तलाल चौधरी साहब मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब, ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब पूछ रहे थे कि आप दहाइयों से हुकूमतों में रहे, परेशानी लाहक नहीं हुई, 2 साल में क्यों इतनी परेशानी लाहक हो गई कि आप हुकूमत के खिलाफ मोर्चा जन हो गए। उनके नज़दीक आपके केसेस आपकी परेशानी की वजह हैं। सर 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि आप इतने परेशान हो गए? ये सवाल है सदाकत साहब का। देखिए जी, केसेस अगर और भी कोई बनाने हैं तो बना लें, किसी और को भी गिरफ्तार कर लें, लेकिन गरीब की रोटी वापस कर दें। जब पिछले 70 साल में सारी हुकूमतें रहीं तो आटे की कीमत 35 रुपये थी, आज 80 रुपये है। चीनी की कीमत 70 साल में सिर्फ 55 रुपये पहुंची है। सिर्फ 2 साल में 110 रुपये उसने क्रॉस किया है। वो बिजली और गैस के बिल 3 गुना हो गए हैं। उसके बाद आप मुझसे पूछते हैं कि कश्मीर अगर छिन गया तो कुछ भी नहीं। अगर मुझसे पूछते हैं कि सऊदीया जैसा दोस्त नाराज हो गया तो कोई बात नहीं।
यानी पाकिस्तान के दोस्त हो, पाकिस्तान की इज्जत हो, गरीब की रोटी हो, वो छिन जाए और उसके बाद हम कुछ कहें कि कोई मसला नहीं, 2 साल नहीं, इनको 10 साल करने दें, और उसके बाद आप ना लायकी ना अहलों के अलावा आप कठपुतली भी हो, आपका मैंडेट भी असली ना हो, उसके बाद मुझे ये बताइए, और इन पे लूप होल, ये हमें बात करते हैं। ओ मेरी बात सुनो, वो हमें बात करे, किस मुंह से बात करेगा? जिसने पेशावर मेट्रो पे स्टे लिया हुआ है, जिसने फॉरेन फंडिंग पे 6 साल स्टे लिया, वो मुझे बताए। अगर इनमें करप्शन नहीं है तो आटा, चीनी, पेट्रोल, ये अद्वियात, उसके स्कैंडल्स के वजीर किधर बैठे हैं? अगर वो उसके पैसे नहीं खाए तो तलाशी क्यों नहीं देते इमरान खान? फॉरेन फंडिंग की तलाशी क्यों नहीं देते? एक पैसे में जेब में तुम्हारे मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरे में बीआरटी का पैसा, तीसरी में आटा, चौथी में चीनी, और बाकी में गरीब की वो अद्वियात की वो कीमतें हैं। मुझे ये बताइए, ये और गवर्नेंस आप ये बुजदार चलाएंगे इस पाकिस्तान को, इस पंजाब को? और बाकी ये बात रही, वो बीआरटी एक आपने चलाई है, वो 2 हफ्ते नहीं चली, वो आपको बंद करनी पड़ गई है। और वो बीआरटी, जिन लोगों से एक मेट्रो नहीं बनी, वो पाकिस्तान बनाएंगे। और बात करते हैं हमसे करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग की। आपकी परेशानी की वजह इनकी कारकर्दगी है। जी सदाकत साहब, जवाब मिल गया आपको? आपकी सबसे बड़ी वजह जी बताएं। देखें, ये ऑपोजिशन है और इनका तनकीद करना हमें इनका हक है, ये तनकीद करें। मुझे ये बता दें, ये अगर जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे तो क्या कीमतें कम हो जाएगी? मेरे भाई, कीमतें इसलिए हैं कि बिजली महंगी है। बिजली इसलिए महंगी है कि आपने महंगे मुआहदे किए और उनके पीछे रिश्वत ली, जिससे आपके ये लंदन के असासे और सरे महल बने। और आप सबको पता है कि जब बिजली महंगी ले जा रही थी, उस वक्त आप कहते थे कि जरदारी साहब ने किकबैक्स लिए हैं। उस वक्त आप परवेज़ अशरफ को रेंटल पावर कहते थे। उस वक्त आप सारी बातें सच्ची करते थे। जब ये मुआहदे हो रहे थे, जब ये सारे मामले हो रहे थे, आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताते हैं जरदारी साहब ने मुल्क में करप्शन की है कि नहीं की? आज आप उनको माफ़ करना चाह रहे हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है। मेरे भाई, मसला ये है कि हम पहला साल जो था वो वाकई मुश्किल था, उसमें बहुत क्राइसिस थे। पहला साल हमने मईशत को ठीक किया। नहीं सदाकत में शायद बात इससे थोड़ी सी आगे जाके करनी पड़ेगी। देखिए, जब ऑपोजिशन ये बात कह रही है कि हमें खुद एहतसाबी भी करनी है, जो गलतियां की उनको नहीं दोहराना, चीज़ों को ठीक करना है। आप अगर ये कहते हैं कि ये जरदारी साहब पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, तो फिर ये भी याद दिलाते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो काफ लीग पर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते थे, क्या कुछ नहीं कहते थे, मगर आप सियासी मसलियतों के साथ साथ बैठे हुए। लेकिन अगर वही काम वो करें तो गलत, आप करें तो ठीक। तो नहीं, काफ लीग पे करप्शन लगते थे तो काफ लीग तो कोई एनआरओ नहीं मांग रही है, तो एनआरओ मांग रहे हैं। ये तो लिख के 34 पॉइंट मांगते हैं कि जी आप नैब को खत्म कर दें। सर, मांगने की बात नहीं है, बात ये कि आप कह रहे हैं वो इल्जाम लगाते थे, तो आप भी इल्जाम लगाते थे, तो रिकंसिलिएशन फिर हर तरफ होनी चाहिए ना। इल्जाम की बात। अच्छा, फिर दूसरी बात ये सर, मेरा ये पॉइंट नहीं है। मुझे से मसूद सिर्फ आपको जवाब देने दें, मैं एक लाइन बोलूंगा। हमने कहा है कि जो केसेस हैं वो आपके अपने दौर के बने हुए, कानून आपके अपने दौर का बना हुआ है, चेयरमैन आपके अपने दौर के लगे हुए, तो लिहाजा ये कहते हैं कि आप इनकी हर तकरीर उठा के देख लें, कभी इन्होंने किसी अवामी इशू पे बात नहीं की। जो है ना, वो काला कानून है, नैब पहले कानून सफ़ेद था, अब काला हो गया। पहले नैब ठीक था, सैफुर रहमान वाला एहतसाब ठीक था, आज का एहतसाब बुरा हो गया। उस वक्त के जजेस, जस्टिस क्यूम वाले ठीक थे, जिनको आप फ़ोन करके फैसले कराते थे, आज के जजेस बुरे हो गए। तो हम कहते हैं एहतसाब को एक तरफ रखें, आप हम पे तनकीद करें, हमें बेहतरी के सजेशन दें। अच्छा, हम आपको जेन्युइन अपोजिशन मानते हैं। आपकी बात बिल्कुल मुझे बता दें ये इलेक्शन बुरा कैसे हो गया? जिस इलेक्शन में मौलाना फजलुर रहमान अगर सदर का इलेक्शन लड़ते हैं, अगर वो सदर बन जाते तो वो असेंबली फेयर थी। ये इन्होंने हमारे जो सेनेट का चेयरमैन है उसको उतारने की कोशिश की, उतार लेते। ये इल्जाम जरूर लगते रहेंगे। मैं एक बड़ा अहम सवाल आपसे करने वाला हूं, और वो ये कि आप उन पर बिल्कुल करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, मगर मुझे कोई तकरीर ऐसी याद नहीं है अपोजिशन की जिसमें उन्होंने आटा चीनी की बात ना की हो, महंगाई की बात ना की हो, बेरोज़गारी की बात नहीं की हो। ये अवामी इशूज़ हैं जो अपोजिशन के हर रहनुमा की तरफ से उठाए जाते हैं। दूसरी बात, पेशावर मेट्रो का मामला हो, फॉरेन फंडिंग केस हो, इमरान खान साहब के घर की बात हो, उनके असासों की बात हो, आज नवाज शरीफ साहब ने भी कही, आपको नहीं लगता कि इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है? अगर आप ऑपोजिशन से एहतसाब चाहते हैं तो इन मामलात में, मालम जब्बा हो गया, दीगर मामलात हैं, दवाओं की कीमतें, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है जो नहीं है अभी तक। नहीं, मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, आज बड़ी आइडियल बातें की। एक वो कहे थे किसी हुकूमत ने
अपना टेन्योर पूरा नहीं किया और उनको हटा दिया गया। मियाँ साहब शायद भूल गए कि 2 हुकूमतें तो मियाँ साहब ने खुद हटाई हैं। ये कौन गया था यूसुफ रजा गिलानी को नायल कराने के लिए? ये बीबी नहीं मैं उसी पे आ रहा हूँ। बीबी ने जो बीबी की हुकूमत ख़त्म की, वो लॉन्ग मार्च और वो कौन करता था? मियाँ साहब शायद भूल गए। आप जो बात कर रहे हैं कि ये जो केसेस है, देखें आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये वही अदालतें हैं जिनको मियाँ साहब ने और हमने मिलकर आज़ाद कराया। ये वही अदालतें हैं जिनकी वजह से आज मियाँ साहब लंदन की सड़कों पर फिर रहे हैं। हमें अदालती निज़ाम को मानना पड़ेगा। अदालतों में नहीं, सुने ना, अगर किसी ने BRT का केस चलाना है तो सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो जाए, स्टे खत्म करवा दें। अगर आपने फॉरेन फंडिंग का केस करना है तो हम एक पार्टी है, हमारा ये हक है कि हम अदालती का जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो कराएं। हम किसी स्टे की बात नहीं कर रहे। मियाँ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल और ना सादिक और ना अमीन करार दिया। मियाँ साहब को हाई कोर्ट में उनका केस है। सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं, मुझे बता दें, वो है और हुकूमत में रहते हुए आप अपना असर रसूख बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से मामला आपके इख्तियार में होते हैं, आप हुकूमत में, लिहाजा आप पर ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो केसेस आपके ऊपर हैं उसमें आप ट्रांसपेरेंसी लेकर आएँ, शकूक व शुबहात ख़त्म करें और फिर दूसरे के गिरेबान पे हाथ डालें। मैं मसूद आपसे एग्री नहीं करता कि अदालतें हमारे असर में हैं। मैं ये बिल्कुल मैं अदालतों की सिर्फ बात नहीं कर रहा, मैं तमाम सिस्टम की बात कर रहा हूं सर। तो अदालतें सजाएं दे रही हैं ना। अगर हमें BRT में KP गवर्नमेंट को स्टे दिया है तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जी आप इसको पहले मुकम्मल कर लें फिर इसकी तहकीक करेंगे। अगर मियाँ साहब को सजा दी है तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हमारे तो कोई उन पे कोई इख्तियार नहीं है। अगर नैब का इदारा, मैंने बताया ना, हमने कानून बनाया ना, हमने नैब को कोई डायरेक्शन दे सकते हैं ना, उनको लेनी चाहिए। आपका बिल्कुल पॉइंट पहुंच गया तलाल चौधरी साहब। पाकिस्तानी इदारों पे इल्जाम है, ये थोड़ी इल्जाम कौन लगा रहा है आज के एलामिये में? तलाल चौधरी साहब, ये थोड़ी ज्यादती नहीं हो गई कि देखें आपने एक जुमला और जी बताएं। मैं जुमला और कि अदालतों इन नैब पे इल्ज़ाम कौन लगा रहा है? जो नैब का मुलजिम है। यार कोई आम आदमी इल्ज़ाम लगाए जिन पे दर्जनों केसेस हैं करप्शन के, वो शायद खाकान हो, वो ऐसे। सर मैं तो ये जानता हूँ, ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है, कौन मानेगा, कह क्या रहा है, उसकी अहमियत ज्यादा होती है। क्या कह रहा है? नहीं, खैर बहरहाल who is saying matters less than who says it। क्योंकि जो बंदा चले बेहतर, मैं तलाल साहब से सवाल करने हैं। तलाल चौधरी साहब, आज के एलामिये में ये ज्यादती नहीं हो गई कि इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को आपने एक बार फिर जैसे माजी में होता रहा, इस दफा फिर सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया है? देखिए मामलात ये हैं कि बहुत सारे लैप्स हुए, बहुत सारे इतने बड़े ब्लंडर इस हुकूमत में हुए। मुझे ये बताइए, मुझे तारीख में याद नहीं है कि कोई मुश्किल दौर हो या आसान दौर हो, सऊदीया जैसा दोस्त जो है वो भी आपसे हाथ मिलाना पसंद ना करे। मुझे ये याद नहीं है पाकिस्तान टूटा उस वक़्त भी इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि कश्मीर को पर कोई हाथ डाल ले। कश्मीर चला गया। मुझे ये बताइए, यानी हमारी इस वक्त जो सॉवरेनिटी है वो सबसे ज्यादा तो जुड़ी हुई इकोनॉमी से। इकोनॉमी पाकिस्तान की जरा कश्मीर पर एक जुमला मुझे कहने दें। कश्मीर पर मोदी ने एकतरफा फैसला किया, अक़वाम मुत्तहिदा में 3 से 4 मरतबा इस मसले को उठाया गया, वहाँ पर इस पर बातचीत हुई, इमरान खान साहब गए, उन्होंने बात की, तो मुख्तलिफ फोरम से उठ रहा है कि इंडिया का एकतरफा फैसला है। क्या करे इसमें पाकिस्तान? क्या हमला कर दे? इमरान खान साहब कहते हैं, बताइए। देखिए मामला ये है कि जब आप कमज़ोर हुकूमत हो, वो हुकूमत हो जो कि अवाम की ना हो, वो हुकूमत जिसकी अवाम में जड़े ना हो, वो कठपुतलियाँ हो, वो नालायक और नाहिल भी साथ हों, तो फिर कश्मीर छिन जाता है। 70 साल में क्यों ना छिना? 70 साल में मोदी जैसे वज़ीर आज़म कई आए और कई गए, उन्होंने तो हौसला ना किया। इसी वक्त क्यों हुआ? आखिर की क्या वजह थी? और हम तो मोदी की दुआएं मांग रहे थे उसको जिताने की, और हम उसको रोज रिंग करते थे, बेले मारते थे, वो आगे से फोन नहीं उठाता था। और बात ये है कि एक बात सुन ले, एक वक्त था कि वो ही मोदी, वो ही वाजपेयी चलकर पाकिस्तान आते थे पाकिस्तान की इज्जत के लिए, और एक वक्त ये आया कि हमारा नाम नहाद वजीर आजम जब फोन करता है तो वो फोन सुनना पसंद नहीं करते। बात यह है, आप कश्मीर देखिए, कश्मीर कोई छोटा मामला नहीं है। उसके बाद गरीब की रोटी, मुझे बताइए, और वही अब तो फरिश्ते हैं ना जी हुकूमत में, अब सादक और अमीन है ना जी। वो सादक अमीन के होते हुए आटा कैसे 35 से 80 रुपए का हुआ, वो चीनी
55 रुपए से 110 की कैसे हुई? ये बिजली गैस जब बढ़ती है तो चोर होते हैं हुक्मरान, ये कैसे हुआ? तो बात ये है, मैं तो बात करता हूँ आम पाकिस्तानी की। और मैं ये अगर ये 2 साल ये इस हुकूमत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते, ये असेंबली और गरीब की रोटी इकट्ठे नहीं चल सकती, ये असेंबली और इकॉनमी चलाने में नाकाम हुई है। इकॉनमी चलेगी तो पाकिस्तान चलेगा। ये असेंबली ऐसी टीम नहीं दे सकी, ऐसा लीडर नहीं दे सकी जो पाकिस्तान चलाए, पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाए। पाकिस्तान की इकॉनमी नहीं चलेगी, ना पाकिस्तान चलेगा, ना गरीब की रोटी चलेगी। और पाकिस्तान का रहा साहब वकार भी, कभी हम किसी से मांगने जाते हैं, कभी कोई नाराज हो जाता है। और बाकी रही बात, जब आप मांगेंगे तो फिर कश्मीर पे हमायत आपकी कौन करेगा? मंगते को पैसे तो 2 लोग दे देंगे, उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो बात यह है, गरीब की रोटी से कश्मीर तक, पाकिस्तान की इज्जत से पाकिस्तान के मुस्तकबिल तक, इसको घर भेजना होगा। उधार पर ही मुल्क चल रहा था पहले भी। एक ब्रेक की तरफ नहीं जाना है, ब्रेक यहाँ पर लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौला बख्श चांडियो साहब भी मौजूद होंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब, तलाल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं और मौला बख्श चांडियो साहब ने भी ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। चांडियो साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ तफसील से बात हो रही है आज जो एलामिया आया और जो एक्शन प्लान है। सर, एक बुनियादी सवाल एक आम आदमी के जहन का, वो ये कि आप बिल्कुल एहतजाज करें, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हुकूमत को गिराने की बात करें, लेकिन चंद सवालात जो एक आम आदमी के जहन में है कि सर वो पापड़ वाला, वो गोले गंडे वाला, वो फेक अकाउंट, वो सदक़े के बकरे फेक अकाउंट से, वो सालगिरह के केक, ये तमाम एक कहानी है। ये पूरी एक कहानी जो हर बंदे के जहन में, इन तमाम चीज़ों को क्लियर किए बगैर, इन धब्बों को धोए बगैर अगर आप किसी तहरीक को शुरू करते हैं तो क्या ये जायज़ बात होगी? क्या वाकई आवाम को आपके साथ आना चाहिए? पहली बात तो पापड़ वाले, गोले गंडे वाले जिन्होंने तलाश की, उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं वो कहाँ है, बताएं कितने पैसे आए, वो पैसे कहाँ जमा हुए हैं। ठीक, उनके नाम तो वो बताएं ना, हम क्यों बताएं? गोले गंडे वाले से हमारा तो कोई रिश्ता नहीं है। आप हमारा रिश्ता जोड़ रहे हैं तो आप सबूत दें कि ये गोले गंडे वाले कहाँ गए। इन्होंने कहा शर्जील में मिलकर पैसे वो लॉन्च से निकले हैं, फिर वो अरबों रुपए कहाँ गए, किस खजाने में जमा हुए? जिम्मेदार तो ये लोग हैं भाई। इल्जाम लगाना आसान है, साबित करें ना, हम तो खड़े। और दूसरी बात, आप जो कुछ कह रहे हैं, भले ये आपका लहजा है, आपकी नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ जो हुकूमत की सफ़ों से बातें आ रही हैं। जरा सुने ना, जरा सुने। जी जी। धब्बा जिस चीज हो सकता है, जिसको आप धब्बा समझ रहे हैं, वो धब्बा है ही नहीं। ये देखने वाले की क्यों नजर की कमजोरी है, किसी और चीज को वो धब्बा समझ रहा है। पाकिस्तान के लोग उस पर एतमाद करते हैं, बिलावल भुट्टो पर। ठीक है, पाकिस्तान के लोगों को आसिफ साहब के तकबर पर एतबार है। आज जो आल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस हुई है, ये कारनामा नहीं है, ये शिकस्त नहीं है हुकूमत की। चैलेंज कर रहे थे, ये होगी नहीं, आएंगे नहीं, करेगा कौन, इसका मतलब जीरो होता है। आज देखिए बिलावल साहब ने फोन किया है, पूरे पाकिस्तानी क़यादत उनकी दावत में जमा हो गए। अब इल्जाम लगाने वाले से क्या है? असल है मैदान में लोगों को किस तरह एतमाद है, पाकिस्तान के लोगों को पीपल्स पार्टी का एतमाद है, पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस वक्त बिलावल साहब पर एतमाद है और वो आज जमा हुए। ये बहुत बड़ा कारनामा है। अच्छा सर, एक चीज़ और, आज जो वीडियो लिंक के जरिए खिताब हुए, चाहे वो नवाज शरीफ साहब का हो या बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब का हो, हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लिया कि हमने खिताबात नहीं रुकवाए। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो क्या बोले, खसियानी बिल्ली खम्बानों से, उनकी ख्वाहिश ही नहीं थी, बात नहीं थी, रोक ही नहीं सके, उनके बस में नहीं था रोकना। और अगर रोकते तो खराब होते। जरूर कोई आदमी भी होगा, उसने ये भी तो मशवरा दिया होगा यार इतना तो नहीं हो सकता ना, लेकिन बात ये कि उन्होंने कहा नहीं होगी, हुई। वजीर आजम का फैसला था, तो अच्छा फैसला किया वजीर आजम ने। क्या वजीर आजम का ये फैसला था, अच्छा फैसला किया वजीर आजम ने। देखिए, अगर अच्छा किया है तो अपने लिए किया है, बुरा जो आजकल कर रहे हैं वो भी अपने लिए। इतने सारे बुरों के बीच में इसको कौन फैसले रोकने का? ये उनकी मजबूरी थी, वो रोक नहीं सकते थे, उन्होंने कोशिश की रोकने की, वो नहीं रोक सके। ठीक यूं है, ये तो इतना आसान है। क्या बोलते हैं, एनआरओ नहीं दूंगा। अरे भाई, आपसे एनआरओ मांग कौन रहा है? आज अच्छा, वो एक दूसरा नाकाम वजीर, उसका बयान था। आपसे पहले मैंने सवाल किया था तलाल चौधरी साहब से
और ये सवाल से सदाकत अब्बासी साहब का, वही कहते थे कि 70 साल से निज़ाम चल रहा है, 30, 35, 40 साल आप लोग इसका हिस्सा रहे, आपको इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी 2 साल में परेशानी हो गई। तो 2 साल में ऐसा क्या हो गया सिवाय आपके केसेस के, कितनी परेशानी हो गई? ये अच्छी बात है, जिसने भी पूछा है आपसे, 2 साल में जितना आवाम के साथ ज्यादती हुई है कभी 70 साल में ऐसी नहीं हुई। इस अंदाज से महंगाई कभी नहीं हुई, इस अंदाज से बेहयाई के साथ इंतकामी कार्रवाइयां कभी नहीं हुई, इस अंदाज से कानून साजी कभी नहीं हुई, इस अंदाज से स्पीकर ने गिनती का जो तरीकेकार तय किया वो शर्मनाक किया है। ऐसी कानून साजी, मजाया कानून साजी इस अंदाज से असेंबली में कभी नहीं बोला गया। 70 साल में वजीर आज़म ने कभी मुखालिफिन को गालियां नहीं दी। 70 साल में वजीर आज़म की गुफ्तगू का अंदाज ये कभी न था। ठीक, बेहतर, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया सर। टाइम बहुत तेजी से गुजरा है। तलाल चौधरी साहब, मुझे ये बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब अब आज उन्होंने खिताब भी कर लिया, तो अब बाकायदा तौर पर उनकी एंट्री सियासत में हो चुकी है, गाहे बगाहे वो हमें नजर आएंगे अब? देखिए जी, बात यह है कि मियां नवाज शरीफ तो पहले भी अपनी जान से खेल गए। उनकी जेल के अंदर जो वो बिल्कुल इतना जान को ख़तरा हुआ, क्यों वो जेल गए, क्यों थे? पाकिस्तान के लोगों की आवाज़ बने, वो हवाओं के ख़िलाफ़ खड़े हुए, वो पाकिस्तान को पिछले 70 साल से बदल कर एक वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे जो कायदे आज़म चाहते थे। वो 22 करोड़ लोगों को सेहत, तालीम, उनका वो इंसानी और आइनी हक जो पिछले 70 साल में उन्हें नहीं मिला वो दिलाना चाहते थे। सो वो तो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं और उनके पीछे पूरी जमात खड़ी है, पाकिस्तान खड़ा है। और आज की तकरीर के बाद ये मुझे आप याद रखिएगा, ये इन्हें अब ना नींद आएगी ना इनसे हुकूमत होगी। चलें, सदाकत भाई बिल्कुल आखिरी मिनट चल रहा है, तो ये सूरत हाल है। नवाज शरीफ साहब अब इन हो गए, आज की तकरीर भी सुन ली, नया लाहे अमल है, आपकी पेशबंदी? जी, ये तलाल साहब कह रहे हैं कि मियाँ साहब जेल इसलिए गए, मैं बताता हूँ क्यों गए। वो जहाँ से तकरीर कर रहे थे, जो घर बना उस घर के पैसों का सबूत नहीं दे सके। अदालत ने कहा चोरी का है तो वो सबूत दें, वो नहीं दे सके। वो अजीज़िया फ्रॉड की वजह से गए, वो एवन फील्ड की वजह से गए, वो चौधरी शुगर मिल की वजह से गए। बहुत शुक्रिया सदाकत भाई, अदालतों ने दिए। मेरे पास सदाकत अली अब्बासी साहब आपका बहुत शुक्रिया, तलाल चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मौला बख्श टांडू साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो ये मामलात शुरू हो चुके हैं, देखते हैं अपोजिशन कहाँ तक आगे जाती है और क्या इन तमाम मामलात का नतीजा निकलता है। बस पाकिस्तान के लिए जो भी हो अच्छा हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।